कल हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ा था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, जब आपको क्या दे रखा हो, जब आपको दे रखे हो इलेक्ट्रोड्स और उसकी ईएमएफ को आपको निकालना है साथ में, तो पहले बनाना सीखेंगे और फिर आपका ये, ठीक है, ईएमएफ को निकालना। अब जैसे आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है, यहां देखना बहुत अच्छे से। अब देखो भाई, यहां आपको सिंपली ये आपको दे रखा है, सिर्फ इतनी चीज आपको दे रखी है और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाइए। क्या बनाइए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाइए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आपको बनाना, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या दोनों का जो पोटेंशियल दिया है आपको, क्या वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। तो आप क्या करोगे, आप जैसे यहाँ पर ये Cu का केस देखो, Cu में क्या हो रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और +0.34 वोल्ट है। अच्छा, इससे इसे देखिए, जिंक को, जिंक का क्या हो रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया, 0.76 वोल्ट। तो देखो, अगर एक ऑक्सीडेशन आपको दे रखा है तो उसे भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का कंपैरिजन आपको करना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा हाई है, बनी बात है जो प्लस में है वो हाई है, और जो प्लस में जो है हाई है, तो उसके लिए आपको रिडक्शन, वहां रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वहां ऑक्सीडेशन होगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है। जिसका रिडक्शन क्या है, कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन के लिए तो सेम रिएक्शन लिख दोगे आप, ये वाली बिल्कुल सेम रिएक्शन लिख दोगे, पर ऑक्सीडेशन के लिए इस रिएक्शन को आप क्या करोगे, जस्ट रिवर्स कर दोगे। जस्ट क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे इस रिएक्शन को। कैसे, समझिएगा। जैसे हमने रिडक्शन के लिए लिखा, देखिए Cu++ से क्या बना, Cu बना, और जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है उसे लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ठीक है। अब दूसरे में जिंक वाले में क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, तो इसकी रिएक्शन को पलट कर लिख दिया हमने, यानी पहले Zn को लिखा और फिर बाद में Zn+2 को लिखा, और जहां चार्ज ज्यादा है वहां आपने उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। राजेश्वरी लेट क्यों, कोई 15 मिनट लेट। अब आपको पूरी की पूरी इसकी सेल रिएक्शन लिखना है। सेल रिएक्शन कैसे लिखना है, Cu++ Zn, इलेक्ट्रॉन्स को काट दिए, और अगर इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, और वो पूरी रिएक्शन में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी बताऊंगा मैं। इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए, यहाँ कोइंसिडेंस की बात है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को आप कैंसिल आउट कर दीजिए और रिएक्शन लिख दीजिए। Cu++ ये लिखा आपने, Zn को भी यहां पर लिख दिया रिएक्टेंट की साइड में, प्रोडक्ट की साइड में Zn+2, और ये आ गया Cu। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये आपकी बन गई है सेल रिएक्शन। क्या बन गई है, सेल रिएक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन हमेशा कहां होता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, कैथोड पर होता है, और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर। अब आप बनाने जा रहे हो सेल, सेल का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, पहले आपने सेल रिएक्शन लिख ली। जरूरी स्टेप ये होता है कि पहले आप सेल रिएक्शन लिख लीजिए, 2 हाफ सेल्स की रिएक्शन को अलग अलग लिखकर इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करके सेल रिएक्शन लिख लीजिए। अब देखो, जब आप सेल बनाते हो, ठीक है, तो सेल बनाने में हमेशा एनोड को पहले लिखा जाता है और कैथोड को बाद में। तो एनोड की रिएक्शन लिख दीजिए। एनोड पर क्या होना है, ऑक्सीडेशन, तो आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, Cu++ से Cu का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और दोनों को आपको ये जो आप सिंगल लाइन देख रहे हो इससे आपको सेपरेट करना है, ये ठीक है। और जो आयन है, जो आपके क्या है बेटा, आयंस हैं, उसके नीचे
आपको एक्वस लिख देना है, और जो आयनिक फॉर्म में नहीं है, अपनी एटॉमिक फॉर्म में है, उसके नीचे सॉलिड लिख देना है। बीच में 2 लाइन लगानी है आपको, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट कर देना है और आपका ये सेल बन गया। ठीक है, एनोड पहले लिखा जाएगा, कैथोड बाद में लिखा जाएगा। कैथोड पर रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखना है, एनोड पर ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखना है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। जो आयंस है उसके आगे एक्वस लिखना है, ए क्यू करके, ब्रैकेट में बंद करके, और जो अपनी एटॉमिक फॉर्म में उसके आगे सॉलिड लिखना है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का यूज अभी मैं आगे बता रहा हूं आपको। अब हम ईएमएफ का कैलकुलेशन करेंगे। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने वाला फोर्स। ठीक है, जिसे हम पोटेंशियल भी बोलते हैं, वी से दिखाते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ जेडन का आपको ऊपर दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कि जेडन का कितना है, 0.76 वोल्ट है। और अच्छी बात यह है कि रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। अगर ऑक्सीडेशन दिया होता तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखते और सिर्फ साइन को चेंज कर देते। तो इसका कितना है, 0.76, और कॉपर का कितना दे रखा है, 0.34। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये आपको दे रखे हैं, और दोनों की, अब दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एक दूसरे से माइनस कर लो। बनी बात है, जो ज्यादा होता है उसमें से कम वाले को माइनस किया जाता है। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, एनोड का कम है, तो कैथोड में से एनोड को माइनस करोगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल निकल आएगा किसका, सेल का। सेल का ईएमएफ निकल आएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड ही आपको दे रखे, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है, और इसके साइन के साथ में लिखना है। अब जैसे 0.76 आपका था, ये माइनस में था, किसका था भाई, एनोड वाले का था। एनोड में कौन है, जिंक है। देखो ये माइनस में ही तो दे रखा था मैं। ठीक है, तो एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ था, और इसे आपने माइनस के साथ में लिखा, ये लिखा आपने। ठीक है, और माइनस के साथ में जब आपने इसे लिखा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और इसे इसमें उठाकर जोड़ दोगे तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल निकल कर आया +1.1 वोल्ट। एक खास बात, यहाँ साइंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बच्चे बहुत ये मामूली सी गलती कर देते हैं, और अगर आपने साइंस सही से नहीं रखा तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका ईएमएफ ऑफ द सेल निकला है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकला है। ठीक है, अब कभी भी अगर आप सेल को देखोगे तो ईएमएफ हमेशा प्लस में निकलेगा। किस में निकलेगा, अगर वह माइनस में निकल रहा है तो या तो आपकी कैलकुलेशन गलत है, या आपका सेल गलत है, दो ही चीजें हो सकती हैं। ईएमएफ निकालने के लिए हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, दोनों की, कैथोड और एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो बाय चेंजिंग द साइन। और हमेशा एनोड की ईएमएफ को सबस्ट्रैक्ट करना कैथोड से, क्योंकि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब हमने ये यहां पर कंस्ट्रक्शन किया है सेल का। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, यानी डायग्राम बनाया है इसी सेल का। हमने यहाँ पर Zn का इलेक्ट्रोड रखा है, तो Zn के इलेक्ट्रोड को हम सॉलिड कहेंगे, और जिंक के आयंस भी रखना है, हमें Zn+2 रखना है, तो +2 हमेशा सॉल्यूशन में मिलता है, आयंस हमेशा सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने ZnSO4 को यहाँ डाल दिया, ZnSO4 का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर डाला, तो ये आपका Zn+2 में टूटेगा और SO4 -2 में टूटेगा। अब स्टैंडर्ड आप निकाल लो तो 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल ZnSO4 होना चाहिए। ये एक रेशियो है, जरूरी नहीं है कि आप सेल में 1 लीटर ही सॉल्यूशन डालोगे, आप जितना भी डालो ये रेशियो है। 500 ml अगर आप बनाओगे तो कितना होना चाहिए, आधा मोल। ठीक है, 250 ml बनाओगे, उस आधे का भी आधा होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से आप इसे बनाओगे। दूसरे में हमने सेम ऐसे ही कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, आपको ऑनलाइन, आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, किसका इलेक्ट्रोड लिया, कॉपर का, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आपने यहां पर डाला, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, सेम वही 1 मोलर होना चाहिए स्टैंडर्ड के लिए। और बीच में
आपने क्या डाल दिया, बीच में आपने एक यूट्यूब रखा है। क्या रखा है, ये वो चलाने वाला यूट्यूब नहीं है, ये ग्लास की यूट्यूब रहती है। और इसके अंदर आपने क्या किया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया और साथ में अगार अगार सॉल्यूशन डाल दिया। अगार अगार सॉल्यूशन एक जेली लाइक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आइंस फ्लो हो सकते हैं, आइंस फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। और कॉटन वगैरह लगाकर आपने इसे बंद कर दिया ताकि आपके ये आइंस सॉल्यूशन के अंदर ना आए, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और ये सॉल्ट ब्रिज किस काम में आता है, तो ये आपका सॉल्यूशन की जरूरी पॉइंट क्या होते हैं कि ये किस काम में आता है, तो ये सॉल्यूशन की सबसे पहली बात तो ये है कि सेल की कंटिन्यूटी बनाता है, कंटिन्यूटी बनाता है, यानी आपका सर्किट को कंप्लीट करता है। और दूसरा, ये आपके सॉल्यूशन को जैसे समझ ही लेना, जैसे हमारा ये Zn है, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, Zn का क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो Zn+2 सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा आ जाएंगे। जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो एक टाइम के बाद में फर्दर और जो Zn+2 आ रहे हैं उन्हें ये आने से रोकेगा कि नहीं, उसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा कि नहीं, क्योंकि इस सॉल्यूशन में Zn+2 क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, SO4-2 कम हो गए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर डिस्टर्ब हो गई कि नहीं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे ही आप सेल चालू करोगे विद इन सेकंड्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि हम इसे नेगेटिव दें। तो जैसे हमने यहाँ पर KBr डाल रखा है किसमें, सॉल्ट ब्रिज में, तो इसके यहाँ Br नेगेटिव पूरे माइग्रेट इस तरफ कर जाएंगे और ये Zn+2 को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, अब बिल्कुल ऐसे ही यहां पर Cu+2 माइग्रेट कर रहे हैं किस पर, कैथोड की ओर, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और Cu इसके ऊपर चिपकते जा रहे हैं, तो यहां पर SO4-2 का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा हो गया तो फिर ये फर्दर और Cu+2 को डिस्चार्ज नहीं होने देगा, तो इनका भी न्यूट्रल होना जरूरी है। इसे न्यूट्रल कौन करेगा, K+, जो अगार अगार में मौजूद, वो इसे न्यूट्रल करेगा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो सॉल्ट ब्रिज के 2 काम होते हैं, एक तो सर्किट को कंप्लीट करना और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना। बोलिए बेटा, मैंने कहा है Cu+2 यहां से जा रहे हैं और यहां जाकर डिस्चार्ज हो रहे हैं किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर ये जाकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो यहां सॉल्यूशन के अंदर कौन ज्यादा हो जाएगा बेटा, SO4-2 काफी ज्यादा हो जाएंगे, और ये ज्यादा हो गए तो फर्दर और Cu+2 को जाकर डिस्चार्ज नहीं होने देंगे। तो जरूरी क्या है कि SO4-2 को क्या करिए आप, कंट्रोल करिए, उसे न्यूट्रलाइज करिए। इसे न्यूट्रलाइज कौन करेगा, तो इसे भैया न्यूट्रलाइज करेगा K+, जो अगार अगार में मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कराता है कौन, सॉल्ट ब्रिज। और दूसरा क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब देखो इसने Zn+2 ने यहां से इलेक्ट्रॉन दिए, ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से चलते हुए कहां तक आएंगे, कैथोड तक आएंगे। कहां तक आएंगे, और जो आपका करंट रहेगा वो कहां से कहां रन करेगा, इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कैथोड से एनोड की ओर। और बीच में किसी सर्किट को लगाकर बाकायदा हम क्या कर सकते हैं, हम इसका अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं इस करंट से, ठीक है। नहीं बेटा, ये सॉल्यूशन में नहीं उतरेगा K+, ना Br नेगेटिव सॉल्यूशन में नहीं उतरेगा, ये वहीं के वहीं चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। सॉल्यूशन में उतारना होता तो हम पहले से नहीं डाल के रखते और फिर पहले से ही रिएक्शन भी नहीं होती। तो एक तो सर्किट भी कंप्लीट करना है, ऊपर से इनकी न्यूट्रलिटी को भी रोकना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब जैसे यहां पर ये हमने क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ सेल एंड फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल, ये आपको दे रखा है। तो देखिए, हाँ हाँ, देखो बेटा, बिल्कुल आपने सही पूछा है कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कैसे। आप यहां देख रहे हो कि Zn जो है, भाई अभी तक आपने ये पढ़ा है कि कैथोड जो रहता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। देखो बेटा, Zn ने क्या निकाले, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की भरमार है ना, तो इस पर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ पर कैथोड पर नेगेटिव चार्ज कर देंगे तो क्या नेगेटिव की ओर नेगेटिव आएंगे, तो यहाँ कैथोड पर कैसा चार्ज करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों में कैथोड और एनोड पर अलग अलग चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फिर हम कैथोड को कैसे डिफाइन करें, तो चार्जेस के बेसिस पर डिफाइन नहीं करते, या फिर अगर हमें चार्जेस के बेसिस पर डिफाइन करना है कि कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज, तो हम बोलेंगे इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हाइल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैथोड हैज पॉजिटिव चार्ज। तो कैथोड की यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है कि हमें इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बताना पड़े, तो इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन ये होती है कि कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर रिडक्शन होता है। क्या होता है, ये बात फिक्स है कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होना है, कैट रेड। ठीक है, रेड कैट लाल बिल्ली ऐसे याद कर लो, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होना है। दूसरी बात, कैथोड जो रहता है वो इलेक्ट्रोड है जिसकी ओर कैटायन मूव करते हैं, जिसकी ओर कैटायन, सॉल्यूशन में से कैटायन जिसकी ओर मूव करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। इस बात को याद रखना। और कैटायन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आप ये देख रहे हो Cu+2 क्या है, कैटायन है, और ये किसकी ओर भाग रहा है, कैथोड की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो बनी बात है कैथोड पर कैसा चार्ज होना चाहिए, प्लस चार्ज होना चाहिए। और देखिए एनोड पर कैटायन क्या इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहा है, नहीं, इलेक्ट्रोड से दूर भाग रहा है, इलेक्ट्रोड से दूर भाग रहा है और कहां पहुंच रहा है, सॉल्यूशन के अंदर पहुंच रहा है, इसलिए हमने से एनोड कहा। तो कैथोड के लिए इस बात को याद रखना कि जिसकी ओर कैटायन मूव करे, और एनोड के लिए कोई फिक्स नहीं है कि एनाइन उसकी ओर मूव करे भैया। ठीक है, एनाइन उसकी ओर मूव करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कैथोड के लिए बात फिक्स है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देख लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने लिया भैया, ये 2 इलेक्ट्रोड लगाए हमने NaCl का सॉल्यूशन डाला, तो Na पॉजिटिव इसकी ओर भागेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे, और कैथोड ये Na+ क्यों भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भाग रहा है, तो यहां पर हम इससे कैसा लगाएंगे भाई, इस पर क्या लगाएंगे, नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, तो कैथोड कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। और वैसे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए बहुत जरूरी होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का होना। भाई एसी करंट से तो इलेक्ट्रोलिसिस कराते नहीं और डीसी से कराते हो, क्योंकि एसी में बार बार ये पोलैरिटी चेंज होगी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, फिर थोड़ी देर में आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यही चीज चलती रही तो मालूम पड़ा आयन बार बार इधर उधर टर्न करता रहेगा, तो कहीं जा ही नहीं पाएगा। भाई ये नेगेटिव है, ने जाने के लिए सोचा, आपने एसी करंट लगा दिया तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब एन किसकी ओर मूव करेगा, इसकी ओर मूव करेगा। फिर मालूम पड़ा ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये फिर यहाँ की ओर मूव करेगा, तो क्या ये कहीं पहुंच पाएगा। हाँ, एसी मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो उसमें हमेशा ये जो आपका रहता है, ये इलेक्ट्रोड जो रहते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, तभी तो ये क्या नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता। आप बैटरी लगाओगे कुछ एक टाइम बाद पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैटरी क्या है, डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें इलेक्ट्रोड्स क्या हो गए, फिक्स हो गए। अगर ये फिक्स हो गए तो थोड़ी देर बाद में जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर पहुंचकर किस पर पहुंचकर, इलेक्ट्रॉन सारे यहां पर पहुंचकर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बराबर, और बैटरी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। एसी में नहीं होता ऐसा, उसका रीजन ये है, ये लगातार बदलते रहते, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है। देखिए घर पर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो अब आपके अप्लायंसेस पर डिपेंड है, वो अप्लायंसेस कौन से हैं। अगर वह डीसी करंट से चलने वाले अप्लायंसेस हैं तो उन्हें आपको डीसी करंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और जो एसी वाले हैं उसे एसी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आप कहोगे कैसे, जैसे कि हमारी प्रेस है वो ऑल्टरनेट करंट से ही चल रही है, बात समझ में आ रही है, हमारी बहुत सारी चीजें,
पर हमारा मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बैटरी है, और उस बैटरी को चार्ज होना है भैया, ये वाली बैटरी को चार्ज होना है। और अगर उसे चार्ज होना है तो उसे कैसा करंट चाहिए, तो इसीलिए तो उसके लिए चार्जर लगता है। कभी सोचा है सीधे तार लगाओ, अब मान पड़ा चार्जर आपका खराब हो गया, अब आपकी लीड है उसमें से 2 तार छीलो और लेकर सीधे आप सर्किट में लगा दो, क्या होगा? बहुत कुछ होगा। तो हम उसमें एसी करंट नहीं दे सकते बेटा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? चार्जर। और चार्जर क्या है? वो कन्वर्टर है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब घर की हमारी बैटरी है, जब वह चार्ज हो रही है तो एसी किस में कन्वर्ट हो रहा है? डीसी में। और जब लाइट चली गई तो वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो वो इस डीसी को वही इन्वर्टर क्या करता है? एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो एसी अप्लायंसेस से ही सब चीजों को चलाएगा। ठीक है, लेकिन पंखा चलाने के लिए आपको क्या नहीं चाहिए? चार्जर नहीं चाहिए आपको। उसमें आप डायरेक्टली तार लगाओगे, बल्ब जलाना है डायरेक्टली तार लगाओगे, आपका वो चल जाएगा। उसमें आपको डीसी नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, ठीक। तो ये कैथोड और एनोड का फंडा समझ में आ गया आपको? ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये होता है कि एनाइन एनोड की तरफ मूव करता है। और यहां पर कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो और उसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की यानी डीसी करंट की जरूरत ना पड़े। और डीसी करंट मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क नहीं कर सकता है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है? ठीक। अब आपको ये क्वेश्चन दिया, ड्रॉ सेल एंड फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। अब ये दे दिया, तो देखो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है? रिडक्शन। Ag प्लस वाले में क्या हो रहा है? रिडक्शन। और Fe वाले में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इनका जो पोटेंशियल दिया, तो क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं कहेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस या माइनस देखकर डिसाइड नहीं करना। समझ में आई ये बात? प्लस या माइनस देखकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल डिसाइड नहीं करना। ये रिएक्शन देखना। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो आपने से क्या बोल दिया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस रिएक्शन में आपने देखा क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो आपने से क्या बोल दिया कि ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले सेल रिएक्शन बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। रिएक्शन भले ही नहीं पलटो, पर आप इसके साइन को पलट दो। तो यहां पर ये प्लस साइन था, आपने क्या लगा दिया? माइनस, तो ये बन गया रिडक्शन पोटेंशियल। अब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करो, कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है भाई? +8 वाला +0.8 वाला बड़ा है। तो इसका मतलब Ag का क्या होगा? रिडक्शन होगा। और यहां पर Fe का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम लिखेंगे सेल रिएक्शन। तो रिडक्शन वाले की तो रिडक्शन रिएक्शन यही वाली रिएक्शन कॉपी कर देंगे। तो देखो हमने कर भी दिया। Ag प्लस से क्या बन रहा है? Ag बन रहा है। ठीक है, और अभी हमने देखा था कि हम दूसरे वाले की रिएक्शन पलट देते थे। वो हमने तब पलटी थी जब उसकी रिडक्शन रिएक्शन दे रखी थी। यहां तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी है ना, तो हम इसे नहीं पलटेंगे, इसे नहीं पलटेंगे भाई। इसे हम एज इट इज लिख देंगे, Fe और Fe+2। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो Fe से Fe+2। अब यहां देखिए इलेक्ट्रॉन का फंडा देखना है। Fe से Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो जहां चार्ज ज्यादा है वहां की ओर इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। या आप सिंपली याद रख लीजिए कि ऑक्सीडेशन में आपका ये प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन लगेगा और रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड लगेगा। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। और Ag में 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। भाई कैसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? यहाँ पर +1 चार्ज और यहाँ पर 0 चार्ज। हमें दोनों चार्जेस को बराबर करना है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का तो डिफरेंस है, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया भैया। ये लगा दिया हमने 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर अब यहां पर देखिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को तो हमें कैंसिल आउट करना है,
तो सबसे बढ़िया होता है अगर ये आपस में नहीं कट रहे हैं तो हम क्या कर दें, सेम नंबर से क्रिस क्रॉस कर दें। तो ऊपर हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहां भी कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट। और जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एजी में भी, Ag+1 में और एजी में दोनों में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिएक्शन बनेगी Fe+2Ag+ गिव्स Fe+2 + 2Ag। भाई ये 2 का मल्टीप्लाई पूरे में हुआ है भाई, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दिए। तो ये आपकी क्या बन गई, सेल रिएक्शन बन गई। क्या बन गई? अब इस सेल रिएक्शन को आपको लिखना है तो आपको सबसे पहले किसे लिखना पड़ेगा, एनोड को, और फिर किसे लिखना पड़ेगा, कैथोड को। अब रिडक्शन कहां हो रहा है, एजी में। तो देखो एजी का ये वाला पार्ट, एजी का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कहां आ जाएंगे, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में कैथोड पर आ जाएंगे। देखो पहले हमने किसे लिखा है, Ag+ को, मतलब मेन सेल रिएक्शन में से उठा दिए थे क्योंकि सेल रिएक्शन में बनाई इसलिए। तो देखो पहले हमने किसे लिखा, 2Ag+ और फिर किसे लिखा, 2Ag। इसी सीक्वेंस में लिख दिया कि नहीं, है ना। और Fe के पार्ट को, जिसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन, और Fe+2 को बिल्कुल इसी तरीके से यहां लिख देना भाई। ये लिख दिया हमने, समझ में आ गई बात, सॉरी ये लिख दिया हमने। इसी तरीके से उठाकर लिख देना, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा देना है। और जो आयंस हैं तो आयंस के लिए क्या लिख दोगे बेटा, एक्वस, और सॉलिड के लिए क्या लिख दोगे, एस, मतलब जो आयनिक नहीं है उसके लिए एस लिख दोगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपका ये सेल का फॉर्मेशन हो गया सॉल्ट ब्रिज लगाकर। अब हमें ईएमएफ निकालना है, तो हमें क्या दे रखे थे, स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखे। तो क्या करेंगे, कैथोड में से यानी 0.80 में से माइनस कर देंगे किसे, 0.44 को। क्यों, क्योंकि आपका ये प्लस में दे रखा है। जी नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को लिखना पड़ेगा, तो ये माइनस वाला लिखोगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं, याद रखिएगा, माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा। रिडक्शन वाले लिखने पड़ते हैं दोनों, ठीक है, कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल। और जब आपने इसे जोड़ दिया तो प्लस 1.24 आ रहा है वोल्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक। अब नेक्स्ट होता है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन काहे के लिए होती है, अभी तक आपने स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना सीखा। क्या निकालना सीखा, कैसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड। अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाए तो, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, जो स्टैंडर्ड नहीं हो। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी, अगर कोई गैस है, कोई गैस का इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक, उसके अलावा कोई भी दे दिया तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। और सॉल्यूशन तो रहेगा ही रहेगा, बनी बात है, सॉल्यूशन तो रहना ही रहना है भैया, इलेक्ट्रोलाइट है। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर, कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। टेम्परेचर हमेशा किस में रखोगे, केल्विन में रखोगे, याद रखना। साइंस में तो टेम्परेचर कहीं भी आप यूज करोगे तो वो हमेशा केल्विन में यूज करोगे। ये अलग बात है, कहीं टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कट रहा है तो वहां उसे डिग्री में रखा तो इसे डिग्री में रखा तो कोई परेशानी नहीं। हम तो कह रहे हैं वहां भी अगर केल्विन में रख लोगे तो कोई परेशानी होगी नहीं, जब कट नहीं है तो केल्विन में भी कट जाएगा भाई। तो हमेशा केल्विन में रखो, और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 जोड़ना है बस, ठीक है। तो आप कहीं भी साइंस यूज करते हो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखो। क्यों रखा जाता केल्विन में हमेशा, क्योंकि परेशानी ये होती है कहीं कहीं पर हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करना है, हमने टेम्परेचर रखा 0 और 0 से किसी का मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 0। अरे भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसमें एनर्जी है, वो 0 थोड़ी ना हुआ, वो तो टेम्परेचर है भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो 0 डिग्री की वजह से हमने सोचा कि अब सब 0 कर दो, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो 0 की भी यहाँ पर वैल्यू है 273 केल्विन है, तो वो 273 रखना चाहिए, इसलिए हम केल्विन का यूज करते हैं।
क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जब किसी भी चीज में कोई भी एनर्जी ना बचे। और टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो एनर्जी की कैलकुलेशन है बेटा, और आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा तो आप गलती से मानकर बैठेगा उसमें एनर्जी है ही नहीं। तभी केल्विन में हमने 0 केल्विन को यूज किया है। 0 केल्विन मतलब होता है वहां बिल्कुल भी एनर्जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में भी एनर्जी है और काफी एनर्जी है। ठीक है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहां पर एनर्जी नहीं, पर उसमें भी कुछ एक मॉलिक्यूल्स में होती है। ठीक है, हाँ। अब देखें भाई, तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हमें ईएमएफ को कैलकुलेट करना है तो हम किसे लगाएंगे? नर्स्ट इक्वेशन को लगाएंगे। किसे लगाएंगे? ये क्या होती है? तो ये होती है कि आपको ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, तो ई नॉट, ई नॉट यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ जो आपका ये यहाँ पर मौजूद है, ई साय बोल दो, ई नॉट बोल दो, कुछ भी बोल दो यार, सिंबल में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा RT बाय NF और नेचुरल लॉग Q। और नेचुरल लॉग Q को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें? log टू दी बेस 10 में, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको लगाना पड़ेगा आगे 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आप यहां देख रहे हो ये है log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। जब हमने किस में मल्टीप्लाई किया? 2.303 का आगे मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर? अब यहाँ Q क्या है? तो Q जो रहता है उसे हम बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। अब एक एक करके सब चीजों को समझ लेते हैं। E क्या है? नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ है। ठीक है, E साई क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल रखते हो, गैस कांस्टेंट है भाई। ठीक है, T टेम्परेचर है, इसे केल्विन में लिया जाएगा। F होता है फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट का मतलब होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चार्ज होता है 96500 कूलाम के बराबर, और इसी को हम बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। तो फैराडे कांस्टेंट बहुत अच्छे से याद रखो, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। सिंपल लैंग्वेज में एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। Ln क्या है? नेचुरल लॉग है। ठीक है, लॉग टू द बेस E है। Q क्या है? रिएक्शन कोशिएंट है। Q क्या है? रिएक्शन कोशिएंट है। और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सेल रिएक्शन में। विशाखा, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा है किसमें? सेल रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, ये फॉर्मूला और इजी बन जाता है। पहली बात तो ये फॉर्मूला याद रखना, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303, और ये क्या हो जाएगा? RT बाय NF और log टू दी बेस 10 Q। और अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर अगर आप इसे यूज कर रहे हो, सिर्फ टेम्परेचर ही स्टैंडर्ड ले रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है? या 298 केल्विन जिसे हम कहते हैं। तो देखो RB हमारा क्या है? कांस्टेंट। F कांस्टेंट है, 2.303 वैल्यू ये भी कांस्टेंट है। तो ये तीन कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी हमने फिक्स मान लिया, यानी कांस्टेंट मान लिया कि अगर 25 पर होगा तो हम एक ही बार में इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, क्योंकि जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन 25 डिग्री पर ही आते हैं। मैक्सिमम, मैंने ये नहीं कहा ये हर क्वेश्चन, मैक्सिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्वेश्चन आते हैं। तो यार फिर हम वहां एग्जाम में बैठ के सॉल्व करें उससे बढ़िया एक वैल्यू याद ना कर लें। वो वैल्यू क्या हो जाती है? 0.0591। तो ये फॉर्मूला बहुत इजी बन जाता है, और आपकी वो वाली कैलकुलेशन सारी इजी हो जाती है। तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन दे रहा है, तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 n डिवाइडेड बाय n log टू दी बेस 10 Q। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है। तो देखो आप लोग ने 11th में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है? तो इक्विलिब्रियम हम कैसे निकालते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो कैसे निकालते थे? तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। कब? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट का अमाउंट वो डिवाइड करेंगे हम किससे? रिएक्टेंट के अमाउंट से। लेकिन कौन सा अमाउंट? रिएक्शन चल रही है तो अलग अलग टाइम पर तो अलग अलग अमाउंट होते हैं। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में आप रिएक्शन को चलाते हो तो एक टाइम के बाद में रिएक्शन क्या हो जाती है? सीम्स टू बी स्टॉप, ऐसा लगता है वो रुक गई। और जब रुक गई और सारी चीजें क्या हो गई? फिक्स हो गई। फिक्स हो गई, कलर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, मैं ये कह रहा हूं कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई। किसमें आ गई है? अब जब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो आप ये कहोगे रिएक्शन तो रुक गई, तो इट सीम्स टू बी स्टॉप, रिएक्शन रुकी नहीं है। आपको ऐसा लगेगा रिएक्शन रुक गई, इट सीम्स टू बी स्टॉप, लेकिन रिएक्शन हो रही है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। वहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जितनी चीजें तुम बना रहे हो उतनी चीजें मैं मिटा रहा हूं, तो ऐसा लगेगा कोई चेंज हो ही नहीं रहा। आदमी 1 घंटे बाद आएगा, अरे जितना तुमने बनाया उतना हमने मिटा दिया, तो कहोगे तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप गड्ढा खोद रहे हो, मैं गड्ढा भर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद में ठेकेदार आएगा, कहेगा भैया क्या कर रहे हो, आपने तो कोई गड्ढा खोदा ही नहीं। तो ये कहेगा हमने खोदा था, इसने भर दिया। भाई दोनों को काम मिला। क्या करना है? पेड़ लगाना है, ये गड्ढा खोदेगा, कोई बीज डालेगा, हमने गड्ढा भर दिया, तो उसे थोड़ी देर में ये लगेगा भाई कोई काम हुआ ही नहीं, ठीक है। तो कहेगा गड्ढा खोदो, दिखाओ बीज, हम कहेंगे बीज वाला तो छुट्टी पर है, ठीक है। तो सेम यही चीज कि आपका जब रिएक्शन किसमें आ जाती है? जब एक रिएक्शन रिवर्सिबल है और जब वहां पर सारी चीजें क्या हो गई? कांस्टेंट, फिक्स हो गई है, तो हम कहेंगे रिएक्शन किसमें आ गई है? इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है उसका रेशियो निकालेंगे। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को ऊपर रखेंगे और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को नीचे रखेंगे, तो उसका जो कांस्टेंट, अब सब कुछ फिक्स हो गया तो उस रेशियो की वैल्यू भी तो फिक्स आएगी, उसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गई बात? ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाती है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और इसी कंसंट्रेशन को, कौन से वाले कंसंट्रेशन को? इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है उसे ऊपर नीचे रखते हैं, तो जो कांस्टेंट मिलता है उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम से पहले का, इक्विलिब्रियम से पहले का अगर आपने कंसंट्रेशन, या इक्विलिब्रियम के बाद का, हालांकि इक्विलिब्रियम के बाद भी इक्विलिब्रियम ही रहता है, ठीक है, या इक्विलिब्रियम के बाद में आपने चेंज करने की उसे कोशिश करी, इक्विलिब्रियम से पहले या इक्विलिब्रियम के बाद का अगर आपने कंसंट्रेशन यहां पर रखा, तो फिर अब हम उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिएक्शन कोशिएंट। क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम का रखकर हमने कोई और रखा तो हम इसे रिएक्शन कोशिएंट कहते हैं, क्यू। और रिएक्शन कोशिएंट ये बताता है, देखो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो उसका लास्ट में फेट, नसीब क्या होता है? जैसे इंसान का नसीब क्या होता है? लास्ट में मरना, जो बना है वो फना है, ठीक है। तो जो जिंदा हुआ वो मरेगा, मरने से बचना है तो जिंदा होना छोड़ दो। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही, बिल्कुल सेम ऐसे ही कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आना ही आना है, इक्विलिब्रियम आना ही आना है। तो हमने इक्विलिब्रियम से पहले का यहां पर क्या रख लिया? कंसंट्रेशन रख लिया। तो Q का लास्ट में फेट क्या है कि वो किस में कन्वर्ट होगा? वो K में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? अब सपोज करो ये दो वैल्यूज हमने इक्विलिब्रियम के पहले की रखी, पहले की रखी, तो Q की वैल्यू कम आई K से, Q की वैल्यू, तो Q को तो K में ही बदलना है ना, तो Q की वैल्यू अगर K से कम आई तो आप क्या करोगे? तो आप कहोगे, आप ये बता सकते हो कि ये रिएक्शन कहां जाएगी? अब Q को बढ़ना है,
बढ़ना है तो बनी बात है बी को ज्यादा होना है, प्रोडक्ट को ज्यादा होना है, और आर को कम होना है, रिएक्टेंट को कम होना है। तो प्रोडक्ट ज्यादा और रिएक्टेंट कम कब होगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड? फॉरवर्ड जाए। तो आपको मालूम है Q की वैल्यू अगर K से कम होगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और Q की वैल्यू अगर ज्यादा होगी K से तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो देखो Q क्या बता रहा है आपको कि रिएक्शन का फेट क्या है, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड? समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, तो Q ये सारी चीजें बताता है। अब अगर कोई एक सेल चल रहा है, आप कहोगे ये सब चीजें हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? एक सेल चल रहा है तो सेल का भी फेट क्या है कि उसे इक्विलिब्रियम में पहुंच जाना है। इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। सेल चल क्यों रहा है? इलेक्ट्रॉन इधर से उधर क्यों दे रहा है? भाई पोटेंशियल का ही तो डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को पूरा करने के लिए तो ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। और जैसे आपके इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल बराबर हो गया तो सेल डिस्चार्ज। सेल को क्या कहेंगे हम? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? बराबर हो गया। तो सेल क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ गया। किसमें आ गया? तो जब सेल चल रहा है तो क्या आप इक्विलिब्रियम वाले रख सकते हो क्या? आप क्या ये जो हम Q है, Q की जगह क्या हम K लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हमें यहां पर किसका कंसंट्रेशन लिखना है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का। और इक्विलिब्रियम वाला नहीं रखोगे, नहीं तो सेल काम ही नहीं कर रहा, फिर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका निकलेगा ही नहीं। तो यहां इक्विलिब्रियम से पहले वाला रखना है इसे। समझ में आ गई बात? Q को जैसे ये है, हमने ये A लिया, A से हम B बना रहे हैं। इसी चीज को मैंने यहां समझाया। इनिशियली ये 100 है और B 0 है। फर्स्ट सेकंड में 95 होता है, ये 5 होता है, इक्विलिब्रियम नहीं आया। सेकंड में 82 18 होता है, थर्ड में 70 और 30 होता है। अब फोर्थ सेकंड में ये इतना ही रहता है, फिफ्थ में ये इतना। तो हम तुरंत समझ जाएंगे इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया? थर्ड स्टेप में आ गया। तो इससे पहले वाला अगर हम कोई भी रखते हैं तो वो Q हो जाता है, इसका कंसंट्रेशन, और ये वाला रखते हैं तो वो K बन जाता है। ठीक है, ठीक। अब जैसे हम ये देखते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं, फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल व्हेन टेम्परेचर इज 298 केल्विन और H प्लस का 1 मोलर कंसंट्रेशन दिया और प्रेशर कितना दिया? 10 की। तो भैया अब आपको क्या क्या चीजें यहां पर समझनी है। 298 मतलब 25 डिग्री हो गया कि नहीं? तो सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? 0.059 वाला, 591 वाला, यही वाला जो मैंने बताया था भाई, याद आया? ये ठीक है, चलो अच्छी बात है। कहाँ गया? ये है, ये आया। हाँ, प्रेशर देखो नॉन स्टैंडर्ड हो गया, कितना हो गया? 10 पी। स्टैंडर्ड कितना होता है? 1 होता है, 1 एटीएम होता है, और यहाँ 10 एटीएम हो गया। तो बस अब यहां पर इसे लगाना चालू कर दोगे आप। कैसे लगाओगे? 10 प्रेशर है, उस पर आपका, हमने ये जो H प्लस लिया है ये 1 मोलर लिया है, और वो ये कह रहा है फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन लिख लोगे। H प्लस क्या दे रहा है? देखो ये रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है, अगर ये रिएक्शन नहीं लिखी तो गुनाह हो जाएगा। क्यों? एन नहीं निकाल पाओगे। एन इसी रिएक्शन से निकलेगा जो मेन सेल रिएक्शन होती है। अब यहां पर दो दो इलेक्ट्रोड ना देकर एक ही इलेक्ट्रोड दिया हाइड्रोजन, तो आप क्या करोगे? E इक्वल्स टू ई सा है -0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग टू द बेस 10 क्यू। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2H प्लस से H2 बना, एक से एक इलेक्ट्रॉन तो दो से दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन लगे, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब यहाँ H2 का कंसंट्रेशन और H प्लस का कंसंट्रेशन आप रखोगे। ठीक है, अब देखो अगर गैस होती है तो वहां कंसंट्रेशन ना रखकर आप प्रेशर रखते हो, तो आपने H2 का प्रेशर कितना रखा? 10, और H प्लस का कंसंट्रेशन 1 रखा, और 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये दो हैं, H2 तो एक ही है और H प्लस कितने हैं? दो हैं। तो ये कंसंट्रेशन टर्म वहां इक्विलिब्रियम में मैंने आपको पढ़ाया था
कि उसके पावर पर क्या आ जाते हैं, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाते हैं, तो वो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर आ गए। अब स्टैंडर्ड ईएमएफ हाइड्रोजन का आप अपने आप ही जानते हो कितना होता है, 0 होता है। 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log टू द बेस 10 10 बाय 1 स्क्वायर। तो सीधी बात है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस 0.0295 वोल्ट निकला, और माइनस में निकला है। किस में निकला है, तो ये सेल का तो निकाला नहीं हमने, कंप्लीट सेल का, ये तो हाफ सेल का निकाला है। हाफ सेल का माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, कंप्लीट सेल का कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। या तो वो सेल गलत होगा, सेल गलत ही किसी ने दे दिया तो कोई बात ही नहीं है, या आपकी कैलकुलेशन गलत होगी। अब वो दे रहे हैं आपको कंप्लीट सेल, पहले तो एक हाफ सेल का बता दिया, कंप्लीट सेल दिया, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, टेम्परेचर 298 केल्विन दिया, फिर से वही 0.0591 वाला रखोगे आप, ठीक है। तो ईएमएफ सीयू प्लस प्लस का दिया, जेड एन प्लस प्लस का दिया, देखो दोनों में ही वो क्या दे रहा है, रिडक्शन। तो अच्छी बात यह कि उसने दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दिए। तो रिडक्शन किसका होना है, जिसका ज्यादा होगा, रिडक्शन किसका ज्यादा हो रहा है, कॉपर का ज्यादा हो रहा है, तो कॉपर में क्या होना है, रिडक्शन होना है। और जिंक में क्या होना है, ऑक्सीडेशन। तो जब रिएक्शन लिखोगे तो इसे पलट दोगे, Zn से Zn प्लस 2, ये कर दिया आपने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर है, दोनों में प्लस टू है, तो इलेक्ट्रॉन की टेंशन ही नहीं है, तो n की वैल्यू 2 निकल आई, आपको ये मालूम है, और मेन सेल रिएक्शन आपने लिख दी। अब आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है आपको। अब देखो Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया, 0.01 मोल, इसका मतलब 0.01 मोल मौजूद है कितने में, 1 लीटर में, और स्टैंडर्ड कितना होता था, 1 मोलर होता था। कॉपर का कितना दिया, 0.1 मोल, इसका मतलब 0.1 मोल मौजूद है कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी उन्होंने नॉन स्टैंडर्ड दे दिया। तो अब बस हम यहां पर क्या कर देंगे, मेन सेल रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है दीदी, मेन सेल रिएक्शन को लिखेंगे हम। ये लिख लिया हमने मेन सेल रिएक्शन, Cu प्लस 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 Zn गिव Cu प्लस Zn प्लस 2, ठीक है। हमने सेल भी बना लिया, सेल बनाना तो आपको आता ही है। स्टैंडर्ड ईएमएफ पहले तो हमने कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें दे रखा है, तो हमने ये सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट किया, प्लस 1.1 निकल कर आया, 0.3 और माइनस 0.766। ये समझ में आया, कहां से रखा, ये रखा, ठीक है। यहां से हमने किसे रख दिया, स्टैंडर्ड, तो हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकाल लिया, ई नॉट। हाँ, हमने इसे चेंज किया, देखो हमें सबसे पहले जब हम ईएमएफ निकालेंगे, देखो हमने किया क्या है, ये आपका रिडक्शन हो रहा है और ये भी रिडक्शन हो रहा है, दोनों ही रिडक्शन हो रहे हैं, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हम जो ईएमएफ निकाल रहे हैं तो उसमें तो रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना पड़ते हैं बेटा, नहीं है समझे, ठीक है। हमें रिडक्शन पोटेंशियल रखना पड़ते हैं, तो उसे हमें पलटने की जरूरत नहीं है, इसे पलटने की जरूरत नहीं है हमें। तो हम पलटेंगे कैसे, रिएक्शन को पलटेंगे, रिएक्शन को कब पलटेंगे, जब हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देख लो जरा, Zn से Zn प्लस 2 और Cu प्लस से रिएक्शन दी थी Cu प्लस से Cu और Zn प्लस प्लस से Zn, तो ये हमें रिडक्शन दिया था, तो अब हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है ना। तो ऑक्सीडेशन के लिए देखो रिएक्शन को पलट नहीं दिया हमने, Zn से Zn प्लस प्लस, है ना, इसका क्या करा दिया हमने, ऑक्सीडेशन करा दिया, ठीक है। अब हम ये रखेंगे नॉन स्टैंडर्ड वाला, टेम्परेचर कितना दिया था मैं, 298 दिया था, सोचने वाली बात नहीं है, यही रख दिया हमने। अब बस log Q में हमें क्या रखना है, तो देखो अब मेन रिएक्शन उठाओ, अब है हमें सेल रिएक्शन की जरूरत। सेल रिएक्शन क्या थी, सेल रिएक्शन ये है, Cu प्लस 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 Zn गिव्स Cu प्लस Zn प्लस प्लस। और देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम चैप्टर मैंने आपको बताया था, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालते हो तो सॉलिड्स को कभी भी नहीं रखते हो, सॉलिड्स को, और जो एक्सेस में होता है उसे कभी नहीं रखते हो। सॉलिड में कौन है, Zn सॉलिड है और ये Cu सॉलिड है, तो आप इन दोनों को नहीं रखोगे, तो अब क्या बचा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है ना, Zn प्लस प्लस अपॉन Cu प्लस प्लस, तो आपने ये उठाकर रख दिया, Zn प्लस प्लस
और Cu प्लस प्लस, देखो ये उठाकर रख दिया आपने, रख दिया कि नहीं, समझ में आ गई बात, आपने इसे उठाकर रख दिया। अब इनकी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, कितनी दे रखी है, Zn की दी है 0.01 और इसकी 0.1, तो इस वैल्यू को उठाकर आपने रख दिया। 0.1 मतलब 10⁻⁻1 और 0.001 मतलब 10⁻²। अब क्या रिएक्शन में इन पर 2 वगैरह लगा है, नहीं लगा है, नहीं लगा है, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट में 2 वगैरह आगे या 3 वगैरह आगे, तो कोई पावर पर कुछ भी नहीं करोगे आप। अब इसे सॉल्व करोगे, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 बन जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 10⁻⁻1, और 10 की पावर पे जो कुछ रहता है वही आगे आ जाता है लॉग में, तो लॉग में वही आगे आ जाता है, तो हमने लिख दिया -1। तो अब ये 1.1 और ये सब, अब इसे उठाकर सॉल्व कर लो तो आपकी टोटल ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई, ठीक है, 0.1 का मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बस ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो प्लस में आपने 1.1295 वोल्ट लिख दिया। ठीक, तो आज इतना ही, कितना बचा, थोड़ा सा बचा, 2 दिन का। हाँ